संसद में पेश हुआ मोदी 3.0 का पहला बजट। आंध्र प्रदेश और बिहार को मिली सौगात, रोजगार कौशल को मिलेगा बढ़ावा। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किया बड़ा खुलासा, आकाशीय पिंड ब्राउन ड्वार्फ के मौसम के बारे में मिली जानकारी। पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है आकाशीय पिंड। जारी हुई हाथी गणना अनुमान रिपोर्ट 2024, हाथियों की संख्या में आई है कमी। दक्षिणी राज्य कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में किया गया था अध्ययन। भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने किया ICAL केंद्र का उद्घाटन। भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र है ICAL, स्थानीय शासन इकाइयों के लिए वैश्विक मानक करेगा निर्धारित। जारी हुई स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट 2024, वैश्विक स्तर पर आई है वनों की कटाई में कमी। शुद्ध वृद्धि दर के मामले में तीसरे स्थान पर है भारत। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। इस बार बजट में रोजगार, कौशल विकास, MSME और मध्यम वर्ग पर विशेष जोर दिया गया है। वहीं बजट का मुख्य फोकस युवा, महिला, गरीब एवं किसानों पर है। साथ ही बजट में विकसित भारत सरकार को साकार करने के लिए 9 प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार 2024-25 के बजट में 48,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का परिव्यय निर्धारित किया है, जिसमें से अकेले 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेगी, जबकि रक्षा मंत्रालय को 6.21 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट दिया गया है। वहीं महिला संचालित विकास को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के लिए बजट में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। बता दें कि बजट में नौकरियों और स्किल डेवलपमेंट पर भी विशेष फोकस है, जहां सरकार ने नौकरियां बढ़ाने के लिए कंपनियों को इंसेंटिव देने का भी ऐलान किया है। वहीं सरकार ने इस बार टैक्स रिजीम में बड़ा बदलाव किया है, जिसमें नई टैक्स रिजीम में 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि 3 से 7 लाख पर 5%, 7 से 10 लाख पर 10% और 10 से 12 लाख पर 15% तथा 12 से 15 लाख पर 20% टैक्स लगेगा। वहीं 15 लाख से ज्यादा सालाना आय पर 30% का टैक्स लगेगा। वहीं सरकार ने किसानों के लिए 32 बागवानी फसलों की उच्च उपज वाली जलवायु अनुकूल 109 नई किस्में जारी करने की घोषणा की है। साथ ही 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए सहायता राशि की घोषणा की है। गौरतलब है कि सरकार ने पूर्वी क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए पूर्वोदय योजना पर बल देगी, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश शामिल है। वहीं बजट में बिहार में 40,000 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश में 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के खर्च करने की घोषणा की गई है। जबकि बजट में ग्रामीण अवसंरचना समेत ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिसमें ग्रामीण बस्तियों में सड़क संपर्क सुविधा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा सरकार ने 1 करोड़ गरीब परिवारों को आवास देने का भी वायदा किया है। जानकारी के लिए बता दें, सोना और चांदी जैसी कीमती धातुएं तथा कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने संसद में बजट पेश करने के दौरान पर्यटन से संबंधित कई बड़ी घोषणाएं की। इनमें एक बिहार के विष्णुपद और महाबोधि मंदिरों के लिए कॉरिडोर परियोजनाओं की भी घोषणा की गई है, जिसका मकसद विश्व स्तरीय पर्यटन स्थलों में परिवर्तित करना है। बता दें कि महाबोधि मंदिर बिहार के बोध गया में स्थित सबसे प्राचीन बौद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर परिसर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। यह पूरी तरह से ईंटों से बनाया गया है। इस मंदिर की ऊंचाई 52 मीटर है, जिसमें भगवान बुद्ध की सोने से बनी मूर्ति को स्थापित किया गया है, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह बौद्ध भिक्षुओं के लिए सबसे पवित्र मंदिर और पवित्र शहर माना जाता है। गौरतलब है कि महाबोधि मंदिर को साल 2002 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। वहीं विष्णुपद मंदिर गया में फल्गु नदी के किनारे पर स्थित एक हिंदू मंदिर है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है, जहां माना जाता है कि इस मंदिर का वर्णन रामायण में भी किया गया है। हालांकि वर्तमान में स्थित मंदिर का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई द्वारा कराया गया है। यह मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से लगभग 100 फीट ऊंचा है और इसमें 44 स्तंभ है। जानकारी के लिए बता दें कि विष्णुपद मंदिर 40 सेंटीमीटर लंबे पद चिन्ह के लिए प्रसिद्ध है,
जिसमें शंखम, चक्रम और गधम सहित 9 प्रतीक हैं, जिसे माना जाता है कि ये भगवान विष्णु के अस्त्रों का प्रतीक है। वहीं विष्णुपद को धर्मशिला के नाम से भी जाना जाता है, जो एक ठोस चट्टान पर उत्कीर्ण है और चांदी से सुसज्जित है। हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 2 आकाशीय पिंड ब्राउन ड्वार्फ पर मौसम के बारे में जानकारी दी है। इसमें वेब डेटा ने ब्राउन ड्वार्फ के घूर्णन के दौरान मौसम में किस प्रकार परिवर्तन हुआ का एक त्रिआयामी दृश्य प्रदान किया। ये आकाशीय पिंड पृथ्वी से करीब 6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक दूसरे की परिक्रमा करती हैं, जो ब्रह्मांडीय मानकों के मुताबिक काफी नजदीक है। वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक इन दोनों पिंडों को घूर्णन करने में बड़े पिंड को 7 घंटा तथा छोटे पिंड को 5 घंटा का समय लगता है, जबकि दोनों के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता है। वहीं इन पर जलवाष्प, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड की बहुत कम मात्रा है। बता दें कि ब्राउन ड्वार्फ वे आकाशीय पिंड होते हैं जो ग्रह से बड़े लेकिन तारे से छोटे होते हैं। इन पिंडों का आकार बड़े ग्रह और एक छोटे तारे के बीच होता है। इनके वायुमंडल में अवशेप से बने बादल भी हो सकते हैं, जहां माना जाता है कि ये बादल बहुत गर्म होते हैं और संभवतः ये गर्म सिलिकेट कणों से बने होते हैं। हालांकि ब्राउन ड्वार्फ गैस और धूल के बादलों के संकुचन से बनते हैं, ठीक वैसे ही जैसे तारे बनते हैं, लेकिन इनके पास इतना द्रव्यमान नहीं होता कि वे हाइड्रोजन फ्यूजन शुरू कर सके। जानकारी के लिए बता दें कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा का प्रमुख खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी मिशन है। इसे 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। यह पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 2 पर एक हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य ब्रह्मांड में सबसे पहले चमकने वाले तारों की खोज करना है। हाल ही में भील जनजाति के सदस्यों ने फिर से अलग भील प्रदेश की मांग की है। दरअसल इस समुदाय की मांग है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को अलग करके 49 जिले बनाएं तथा भील प्रदेश की स्थापना की जाए। गौरतलब है कि पहली बार 1913 में भील समाज सुधारक गोविंद गिरी बंजारा ने आदिवासियों के लिए एक अलग राज्य की मांग उठाई थी, जिसके लिए उन्होंने मानगढ़ हिल पर हजारों आदिवासियों की एक सभा को संगठित किया था। इस विद्रोह को दबाने के लिए 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजों ने सैकड़ों भील आदिवासियों की हत्या कर दी थी। इस नरसंहार को आदिवासी जलियांवाला के रूप में भी जाना जाता है। बता दें कि भील समुदाय को भारत की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक माना जाता है, जो मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों में पाई जाती है। यह जनजाति अपने विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं, भाषा और जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। इस जनजाति को पश्चिमी भारत की द्रविड़ नस्लीय जनजाति के रूप में पहचाना जा सकता है, जो कि ऑस्ट्रोलॉइड समूह की जनजातियों से संबंधित है। वहीं यह द्रविड़ मूल की भाषा बोलते हैं। गौरतलब है कि 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में लगभग 1.7 करोड़ भील हैं। जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों एवं पुराने राज्यों के क्षेत्रफल और सीमा व नाम के परिवर्तन के बारे में उल्लेख किया गया है। हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने राजकोट में ICAL का उद्घाटन किया। ICAL यानी स्थानीय शासन की लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र है। इसका उद्देश्य स्थानीय शासन निकायों की लेखा परीक्षा के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करना है। यह नीति निर्माताओं और लेखा परीक्षकों के बीच सहयोग के लिए मंच के रूप में कार्य करेगा। साथ ही यह लेखा परीक्षकों के क्षमता निर्माण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में भी कार्य करेगा। वहीं यह स्थानीय शासन के लेखा परीक्षकों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने में भी मदद करेगा, जबकि इससे स्थानीय सरकारों के वित्तीय प्रदर्शन के मूल्यांकन और सेवा प्रदान करने की व्यवस्था में भी सुधार होगा। बता दें, भारत में स्थानीय शासन 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 तथा भाग 9A जोड़े गए थे। इनमें स्थानीय शासन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। वहीं स्थानीय शासन 7वीं अनुसूची की सूची 2 राज्य सूची का विषय है। गौरतलब है कि संविधान का अनुच्छेद 243G राज्य विधानसभाओं के लिए पंचायतों को स्वशासी संस्थाओं के रूप में कार्य करने का अधिकार और शक्तियां प्रदान करने की शक्ति प्रदान करता है। जानकारी के लिए बता दें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख किया गया है। यह भारत के लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। वहीं यह लोकवित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। इसका नियंत्रण राज्य एवं केंद्र दोनों स्तरों पर होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वहीं इसका कार्यकाल 6 साल या 65 साल जो भी पहले हो की आयु तक होता है। बीते दिनों अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा एक बड़ा खुलासा किया गया, जिसमें शनि ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन पर
मीथेन के शांत समुद्र होने का पता लगाया गया है। यह जानकारी बायोस्टैटिक रडार के माध्यम से एकत्रित की गई है। इस बायोस्टैटिक रडार के माध्यम से कैसिनी द्वारा टाइटन पर एक रेडियो वेव भेजी गई, जिसे बाद में पृथ्वी की ओर परिवर्तित किया गया। इसके साथ ही टाइटन के उत्तरी ध्रुव के पास समुद्र की संरचना और ऊबड़ खाबड़पन स्थल से संबंधित जानकारी सामने आई है। साथ ही हालिया शोध ने सौरमंडल के चंद्रमाओं में मौजूद महासागरों की जांच के लिए आधार तैयार किया है। वहीं कैसिनी ह्यूजेंस मिशन की बात करें तो यह नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य शनि ग्रह और उसके सिस्टम, उसके प्राकृतिक उपग्रह और छल्लों का अध्ययन करना था। इसे प्रमुख श्रेणी का रोबोटिक अंतरिक्ष यान कहा जाता है। इसमें नासा का कैसिनी अंतरिक्ष जांच और ईएसए का ह्यूजेंस लैंडर शामिल था। वहीं कैसिनी शनि का सर्वेक्षण करने वाला चौथा अंतरिक्ष यान है। साथ ही शनि की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला यान है। यह यान साल 2004 से लेकर साल 2017 के दरमियान शनि की कक्षा में ही रहा। वहीं इस अंतरिक्ष यान का नाम दो खगोलविदों जियोवानी कैसिनी और क्रिस्टियान ह्यूजेंस के नाम पर रखा गया था। हाल ही में केरल वन और वन्यजीव विभाग ने केरल में हाथी गणना अनुमान 2024 रिपोर्ट जारी की है। यह अनुमान भारत के दक्षिणी राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में हाथियों की समान अवधि में संख्या के आकलन का हिस्सा है। गौरतलब है कि इन 3 राज्यों में बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए एक अंतर्राज्यीय समन्वय समिति गठित की गई है, जो इस समिति के चार्टर द्वारा इस तरह की एक साथ गणना को अनिवार्य बनाता है। ऐसे में रिपोर्ट की माने तो केरल में हाथियों की संख्या मई 2023 में 1920 थी, जो इस वर्ष 2024 में घटकर 1793 हो गई है। वहीं रिपोर्ट में पाया गया कि किशोर हाथियों में उच्च मृत्यु दर करीब 40% बरकरार है, जिसके पीछे की वजह EEHVS वायरस को जिम्मेदार माना जा रहा है। बता दें कि EEHVS यानी एंडोथेलियोट्रोपिक हर्पीज वायरस एक डबल स्ट्रैंडेड DNA हर्पी वायरस है, जो अल्पवयस्क एशियाई और अफ्रीकी हाथियों में तीव्र रक्तस्राव का कारण बनता है। इसके गंभीर संक्रमण से 24 घंटे के अंदर हाथियों की मृत्यु हो जाती है, जो कि यह बीमारी प्राचीन काल से ही हाथियों के साथ सह-अस्तित्व में है। जानकारी के लिए बता दें, भारतीय हाथी एशियाई हाथियों की 3 उपप्रजातियों में से एक है, जबकि इसकी अन्य 2 उपप्रजातियां सुमात्रन और श्रीलंकन हैं। गौरतलब है कि भारत में विश्व की करीब 60% से अधिक हाथी मौजूद हैं। भारत में इनकी सबसे अधिक संख्या कर्नाटक में पाई जाती है, जबकि इसके बाद असम और केरल का स्थान आता है। हाथी का जीवन काल 60 से 70 वर्ष का होता है। वहीं इसकी मादा प्रजाति में 18 से 20 वर्ष की आयु में संतानोत्पत्ति आरंभ हो जाता है। इनमें गर्भाधान की अवधि 20 से 22 महीने की होती है। इनके झुंड की सबसे उम्रदराज हथिनी झुंड की मुखिया होती है। यह प्रजाति वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। वहीं इसे IUCN रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड तथा साइट्स की परिशिष्ट 1 के तहत संरक्षण प्राप्त है। हाल ही में खाद्य एवं कृषि संगठन ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट 2024 रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट नवाचार के माध्यम से वन समाधानों में तेजी लाना के थीम पर आधारित है। इसके मुताबिक रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर वनों की कटाई की दर में कमी आई है, जिसमें कई देशों में महत्वपूर्ण सुधार पाया गया है। ऐसे में रिपोर्ट की माने तो वनों की कटाई 2015 से 2020 में घटकर 10.2 मिलियन हेक्टेयर प्रतिवर्ष हो गई है, जो 1990 से 2000 में 15.8 मिलियन हेक्टेयर प्रतिवर्ष थी। वहीं वर्ष 2010 से 2020 के बीच वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध वृद्धि के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है, जहां आंकड़े बताते हैं कि 2015 से 2020 के बीच अफ्रीका में सालाना 44.1 लाख हेक्टेयर जंगलों को काटा गया और दक्षिण अमेरिका में यह आंकड़ा 29.5 लाख, जबकि एशिया में 22.4 लाख हेक्टेयर प्रतिवर्ष दर्ज किया गया। वहीं रिपोर्ट में पुष्टि की गई है कि 2010 से 2020 के बीच चीन के वन क्षेत्र में सालाना 19 लाख से अधिक हेक्टेयर प्रतिवर्ष का इजाफा हुआ है, जबकि ऑस्ट्रेलिया इस मामले में दूसरे स्थान पर है। वहीं 2,66,000 हेक्टेयर प्रतिवर्ष के साथ भारत तीसरे स्थान पर है। ऐसे में रिपोर्ट की माने तो इंडोनेशिया 2020 से 2022 के दौरान वनों के विनाश की दर में 8.4% की कमी आई है, जबकि ब्राजील के अमेजन क्षेत्र में वन विनाश में 50% की कमी आई है। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर के 600 करोड़ लोग लकड़ी को छोड़कर पेड़ों से मिलने वाले अन्य उत्पादों पर निर्भर हैं। जानकारी के लिए बता दें कि खाद्य एवं कृषि संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका मकसद विश्व भर में भूखमरी को समाप्त करना और कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है। इस संगठन का मुख्यालय रोम में स्थित है।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। पूर्वोदय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे केंद्रीय बजट 2024-25 में पेश करने के दौरान लॉन्च किया गया। 2. यह योजना पश्चिमोत्तर भारत के चहुमुखी विकास के लिए काम करेगी। 3. इसके तहत बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश 5 राज्यों को विकसित किया जाएगा। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ICAL के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका पूरा नाम स्थानीय शासन की लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। 2. यह स्थानीय शासन निकायों की लेखा परीक्षा के लिए वैश्विक मानक निर्धारित है। 3. भारत में यह अपनी तरह का दूसरा केंद्र है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन गलत हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, EEHVS वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक डबल स्ट्रैंडेड DNA हर्पी वायरस है। 2. यह एशियाई और अफ्रीकी हाथियों में तीव्र रक्तस्राव का कारण बनता है। 3. इसके गंभीर संक्रमण से हाथियों की मृत्यु हो जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भील जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह जनजाति भारत की प्राचीन जनजातियों में से एक है। 2. यह मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों में पाई जाती है। 3. यह द्रविड़ मूल की भाषा बोलते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह नासा और इसरो का संयुक्त खगोल भौतिकी मिशन है। 2. इसे 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। 3. यह पृथ्वी से दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 पर एक हेलो ऑर्बिट में स्थापित है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। हाल ही में वित्त मंत्री ने संसद में बजट पेश करने के दौरान सभी श्रेणी के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा, जिसका मकसद भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त बनाना है, साथ ही उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देना तथा नवाचार को समर्थन करना है। बता दें कि एंजल टैक्स वह कर है जो भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप्स को दिए गए निवेश पर लगाया जाता है। वहीं जब एक स्टार्टअप को किसी निवेशक से अधिक मूल्यांकन के आधार पर धनराशि मिलती है तो यह अंतरराष्ट्रीय कर योग्य मानी जाती है। इसे आयकर अधिनियम के तहत अन्य स्रोतों से आय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित करने की घोषणा की है। उन्हें यह सम्मान 10 अगस्त 2024 को पेरिस में 142वें ओडीसी सत्र के दौरान प्रदान किया जाएगा। गौरतलब है कि अभिनव बिंद्रा भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं, जो उन्होंने साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। बता दें कि ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार की शुरुआत 1975 में की गई थी। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने ओलंपिक प्रतिस्पर्धाओं में विशिष्ट सेवा प्रदान की हो। हाल ही में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने भारतीय कलारीपयट्टू महासंघ को क्षेत्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है। इसका उद्देश्य देश में कलारीपयट्टू को बढ़ावा देना है। बता दें कि कलारीपयट्टू की उत्पत्ति केरल में हुई थी। यह विश्व की सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट कलाओं में से एक है, जो अपनी ऊंची छलांगों वाली कलाबाजी, आकर्षक चालों और घातक हथियारों का सहजता से इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता है। इसकी आमतौर पर 2 शैलियां प्रचलित हैं, जिसमें पहली वडक्कन या उत्तरी शैली जबकि दूसरी थेक्केन या दक्षिणी शैलियां शामिल हैं। हाल ही में इसरो ने एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन तकनीक के प्रदर्शन के लिए दूसरी प्रायोगिक उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। बता दें कि एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन तकनीक में दहन के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से अंतरिक्ष यान के साथ ऑक्सीडाइजर ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह कम लागत वाली अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक है। वहीं यह तकनीक पेलोड फ्रिक्शन में भी सुधार करती है। इस तकनीक में 3 प्रकार के इंजनों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें रैमजेट, स्क्रैमजेट तथा डुअल मोड रैमजेट शामिल होते हैं।
हाल ही में वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए घोषणा की कि सरकार जल्द ही प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरुआत करेगी। इस योजना का उद्देश्य जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। यह योजना जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में सरकारी लाभों को सभी जनजातीय परिवारों तक पहुंचाने के लिए सैचुरेशन कवरेज अप्रोच अपनाएगी। दरअसल इसका मकसद शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास में लक्षित उपायों के माध्यम से लोगों की क्षमताओं को बढ़ाना तथा उन्हें सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत देश के 63,000 गाँवों को शामिल किया जाएगा। इसका लक्ष्य देश में 5 करोड़ जनजातीय आबादी को लाभ पहुंचाना है। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन और WIPO ने ग्लोबल साउथ में संयुक्त नवाचार कार्यक्रम बनाने की दिशा में एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। बता दें कि अटल इनोवेशन मिशन भारत सरकार की प्रमुख पहल है। इसे साल 2016 में नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मकसद देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। गौरतलब है कि WIPO यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। इसे 1967 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य दुनिया भर में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को बढ़ावा देना तथा रचनात्मक गतिविधि को प्रोत्साहित करना है। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। वर्तमान में इसके 193 सदस्य देश हैं, वहीं भारत भी इसका सदस्य है। हाल ही में तमिलनाडु के रामेश्वरम तट पर 300 आर्टिफिशियल रिफ्स स्थापित की गई है। इसका मकसद प्राकृतिक पर्यावास को फिर से स्थापित करने और पुराने पर्यावासों को मजबूत बनाने तथा उत्पादकता को बढ़ाना है। बता दें कि तमिलनाडु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत आर्टिफिशियल रिफ्स का निर्माण कर रहा है। इस कदम का उद्देश्य तटीय मात्स्यिकी गतिविधि को पुनर्जीवित करना है। वहीं आर्टिफिशियल रिफ्स समुद्री लहरों से तटों को होने वाले नुकसान को कम करती है, साथ ही समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्जीवन में मदद करती है और कार्बन सिंक के रूप में कार्य करती है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर के करीब 13,000 फीट की गहराई पर डार्क ऑक्सीजन की खोज की है, जहां माना जा रहा है कि डार्क ऑक्सीजन की उत्पत्ति समुद्र नितल पर मौजूद मेटेलिक नोड्यूल्स द्वारा होती है। ये प्राकृतिक धात्विक संरचनाएं समुद्री जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित कर देती हैं। वहीं यह खोज सिद्ध करती है कि पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के अलावा ऑक्सीजन उत्पत्ति का एक और भी स्रोत है। हालांकि पहले माना जाता रहा है कि अधिकांश समुद्री ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण करने वाले समुद्री पादपों से उत्पन्न होती है। यह खोज पृथ्वी के सबसे दुर्गम समुद्री वातावरण में ऑक्सीजन की उत्पत्ति से संबंधित मौजूदा धारणाओं को चुनौती देती है। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।